पढ़ो। एनबीएफसी रेगुलेशंस पढ़ रहे हैं हम लोग, जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनीज पे लगते हैं। अभी आपने खुद ही बोला कि कंपनियों में इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी मोस्टली रहती हैं, जो इन्वेस्ट करती हैं हाँ या क्रेडिट देती है। तो अभी आपने जिन हाँ कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट करती हैं वो लोग क्या पॉलिसी बनाती हैं? इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, और जो कंपनियां लोन देंगी वो क्या बनाएंगी? लोन लोन पॉलिसी। पॉलिसी, कॉल लोन पॉलिसी। तो ओके। तो क्या है नीड फॉर पॉलिसी ऑन डिमांड और कॉल लोन, पढ़ दो। The board of directors of every applicable NBFC granting intending to grant demand call loans shall frame a policy for the company and implement the same. तो सबसे पहले ये किन कंपनियों को एप्लीकेबल है? जो जो लोग लोन देते। देते हैं या देना चाहते हैं। ओके। ठीक है, अगर आपकी कंपनी लोन नहीं देना चाहती तो आपको ये पॉलिसी बनाना है। नहीं। अगर समझ गए तो 11 तभी एप्लीकेबल है जब आप लैंडिंग का काम कर रहे हो। करेंगे हाँ। अब इस पॉलिसी में क्या क्या होना चाहिए, बोलो। कट ऑफ डेट within which the repayment of demand or call loan shall be demanded or called up, मतलब एक कट ऑफ डेट रखना है। The sanctioning authority shall record a specific reason in writing at the time of sanctioning demand or call loan if the cut-off date for demanding or calling up such loan is stipulated beyond a period of 1 year from the date of sanction. अगर 1 साल से ज्यादा आपने कट ऑफ डेट रखी है कि हम डिमांड करने की, तो जो भी आदमी ये लोन दे रहा है उसको रीजन लिखने का है। तो ऐसा पॉलिसी में लिखा रहेगा। अच्छा। अगर आपको पॉलिसी बनानी है तो ये प्रोविजन आपको एज इट इज कॉपी पेस्ट करने हैं। इनके आंसर दे रेट देना। ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट which shall be payable on such loan, वो भी लिखना है। Interest on such loan as stipulated shall be payable either monthly, quarterly, rest. अच्छा, yearly नहीं है। The sanctioning authority shall record specific reason in writing at the time of sanctioning demand or call loan if no interest is stipulated or a moratorium is granted for any period. तो ये भी उनको बताना पड़ेगा, in writing में reason देना। Cut off date for review of performance of the loan not exceeding 6 months commencing from the date of sanction. आगे मतलब अभी आपको हर 6 महीने में लोन को रिव्यू करना है कि ये लोन में पेमेंट आ रही है नहीं आ रही है। अभी क्या आप एक अच्छा दो लोन ओके। सुने, एनबीएफसी तो हजारों लोन देती है। तो कब चेक करने का कि सब लोन कोई एनपीए तो नहीं हो गया, सबकी पेमेंट बराबर है कि नहीं, किसी को ज्यादा लिमिट दे तो दी, ऐसा कुछ। तो वो 6 महीने की डेट होनी चाहिए। और Such demand or call बोलो। such demand or call loans shall not be renewed unless the periodical review has shown satisfactory compliance with the term of sanction. अच्छा ओके, तब तक रिन्यू नहीं होगी जब तक सेटिस्फैक्ट्री कंप्लायंस नहीं ना होगी। शो करे। ठीक है, अब मैं आपको सिंपल पूछता हूँ, आपकी कंपनी में अब आपने इन्वेस्टमेंट के बाद लैंडिंग जो है वो भी लिख दिया कि कंपनी शैल डू इन्वेस्टमेंट एंड लैंडिंग। तो आपकी मैनेजमेंट को आप क्या बोलोगी कि हमको एक पॉलिसी बनानी है? हाँ अगर लैंडिंग वाला आया तो। ठीक है, तो उस पॉलिसी में अब क्या क्या होना चाहिए? मेरे को इन्वेस्टमेंट वाला ही होना है। हाँ ठीक है, होना है ठीक है, लेकिन अगर अभी आप लैंडिंग वाले बन गए तो इस रेगुलेशन के हिसाब से तो फिर ये सब भी लिखना पड़ेगा। तो जरा समरी में क्या क्या था, क्या बोल रहा है? कट ऑफ डेट फॉर द रीपेमेंट, और क्या था वो, कुछ राइटिंग में भी रीजन बताना है। रुको, अब ठीक है, अभी तो आप अगर 1 ईयर से लिंक ज्यादा। नहीं कर पा रही हो। हाँ तो एग्जांपल से लिंक कर लो। ये रही, पढ़ दो जरा, आ रहा है? engage in grant of हाँ, demand current board approved investment policy, content of policy, cut off date, demand for repayment, we will demand by 7th of 1 month before maturity, cut off date more than 1 year. अच्छा, sanctioning authority will write reason, rate of interest, रीजन भी देगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा, आरबीआई प्लस 4% ज्यादा, पेबल मंथली या क्वार्टरली होना चाहिए।
While granting loan, interest not specified, then again रीजन बोल दो. लोन रिव्यू कट ऑफ हो तो रिव्यू करना है. कब 6 month, not more than 6 months. Loan will not renew unless performance satisfactory. ये इजी है इससे तो. ये वाला ज्यादा इजी है. समझ गए ना. लेकिन समझिए अभी पॉलिसी क्या है. लोन वाला लैंडिंग वाला एक्टिविटी आया तो ये आएगा. ठीक है. अभी दो पॉलिसी आई. एक आई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, एक आई डिमांड और कॉल लोन पॉलिसी. अब आपको ये मालूम पड़ गया कि अगर आपकी कंपनी का काम इन्वेस्टमेंट एंड लैंडिंग बहुत है, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी में, तो आपको दोनों पॉलिसी बनानी है. नहीं तो जो आप कर रही हो उस चीज की पॉलिसी बनानी है आपको. हाँ. क्लियर करें आगे. क्लियर. हाँ. चलो. एसेट क्लासिफिकेशन. The asset classification norms as given below shall apply to every applicable NBFC except MFI. आपको एप्लीकेबल है? हाँ. एवरी एनबीएफसी है ना. हाँ मेरे को एप्लीकेबल है. ठीक है. तो क्या कहना चाह रहा है ये एसेट क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? एसेट कौन सी एसेट? फिक्स एसेट नहीं ना. एनबीएफसी के में. हाँ. तो उसके लिए क्या बोल रहा है ये? पहला पढ़ो. Every NBFC shall, after taking into account the degree of well-defined credit weakness and extent of dependence on collateral security for realization, classify its lease, hire purchase, asset, loan and advance, and any other form of credit into the following classes: standard asset, substandard, doubtful, loss. ठीक है. तो ये सबसे पहली चीज उसने क्या बोला एसेट क्लासिफिकेशन में? एग्जांपल लेते. आपने राइट मूव ने एनबीएफसी है लोन दिया ए को, बी को, सी को, डी को. ठीक है. ए रेगुलरली पे कर रहा है, बी 2 months एरियर पे है, ये 4 months एरियर पे है. ये कंसेप्ट क्या था? 4 month एरियर. और डी पे ही नहीं कर रहा, नॉट पेइंग. ओके. हाँ. तभी हमको इनको अगर हमें इनको क्लासिफाई करना पड़े कि किस टाइप की एसेट है, तो इसके लिए ये प्रोविजन है जिसका नाम है रेगुलेशन 12. ये कैसा स्पेस बन गया? रेगुलेशन 12. ये किसको एप्लीकेबल है? और ये कौन कौन सी चीजों को एप्लीकेबल है? लोन असेट्स, लोन एडवांस. हायर परचेज का मतलब भी यही है क्या? हाँ. असेट्स के केस में देती है ना. आपको बताया था हायर परचेज और हाँ शॉप भी दिया था, मशीनरी लैपटॉप ये सब रहता है. हाँ. लीज फाइनेंस, लैंडिंग, क्रेडिट, ये चारों को एप्लीकेबल है जो भी इस काम को कर रही है. अब हमें देखना है. अभी मुझे बताओ कि आप इसको क्लासिफाई कर सकती हो क्या बिना रेगुलेशन देखने कि कौन सी क्या है? लास्ट वाली तो एनपीए है. पर एसेट क्लासिफिकेशन में उन लोगों ने क्या यूज किया, तो अभी हमें उसको पढ़ना चाहिए. स्टैंडर्ड, डाउटफुल. हाँ. तो उन्होंने क्या बोला? 4 कैटेगरी होनी है. कौन कौन सी 4 कैटेगरियां? स्टैंडर्ड, डाउटफुल, पता नहीं क्या. हाँ सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस. याद नहीं. हाँ लॉस. तो ये लास्ट वाला तो लॉस है, डी. क्लियर. चलो पढ़ो. ये पहला पैराग्राफ क्लियर हो गया. अब इस कंटेक्स्ट में जो लिखा मैंने. हाँ. बोलो क्या कह रहे हैं. हाँ. एसेट क्लासिफिकेशन करना है किसको? एवरी एनबीएफसी को. पूरी एनबीएफसी को एक्सेप्ट एमएफआई. पर ये जो लोन है क्लासिफाई करना है
क्रेडिट वीकनेस देख के और हाँ कोलेटरल क्या दी हुई है उसको देख के। हाँ ये दो चीजें कंपनी ध्यान देगी। और किसको करना है? एनबीएफसी करेगी, आरबीआई नहीं करेगा। एनबीएफसी करेगी। हाँ तो आपको ही करना है। हम्म चलो दो पढ़ो। दो The class of assets referred to above shall not be upgraded merely as a result of rescheduling unless it satisfies the condition required for the upgradation. क्या कह रहा है? अगर कोई एसेट सब स्टैंडर्ड कर दिया आपने, तो उसको आप अपग्रेड नहीं करोगे स्टैंडर्ड में ओके अनलेस जो जब कंडीशंस तक सेटिस्फाई ना जाए। स्पेसिफाई नहीं हो जाए। हम्म और वो भी क्या एक्सेप्शन बोला था, किस बेस पे? कि आपने रीशेड्यूलिंग कर दी कि चल भैया अभी इस बार का जो तूने 2 छोड़े हैं वो हम तेरा टाइम बढ़ा हाँ देते हैं, हम रिस्ट्रक्चर कर देते हैं, तो वो हम्म अपग्रेड नहीं हो जाएगा जब तक एक्चुअल में अपग्रेडेशन की कंडीशन पूरी नहीं करेगा। नहीं आते। अभी समझो कैसे है, आप 2 महीना डिफॉल्ट में चल रहे थे, आप बैंक के पास गए, एनबीएफसी के पास गए कि मेरी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम थी, ऐसा ऐसा था, तो प्लीज ये 2 ईएमआई मुझे माफ कर दो, रेगुलर कर दो, आगे से मैं रेगुलर पे करूंगा और 2 महीना लास्ट में बढ़ा दो, मैं उसके लिए आपको चार्ज देता हूँ। तो क्या ये असेट की क्वालिटी अच्छी होगी कि नहीं? नहीं हुई ना अच्छी क्वालिटी, क्योंकि वो डिफॉल्ट में तो था ही, तो स्टैंडर्ड सेट नहीं बन सकती। नहीं तो वो सेकंड पैराग्राफ जो बोल रहा है 12 का 2, कि आप अपग्रेड सिर्फ इसलिए नहीं कर दोगे कि आपने रीशेड्यूलिंग करी है, अनलेस वो अपग्रेडेशन की कंडीशंस पूरी करे। फुलफिल ना करे। अब स्टैंडर्ड सेट क्या होती है? Standard asset shall means the asset in respect of which no default in repayment of principal or payment of interest is perceived and which does not disclose any problem or carry more than normal risk attached to the business. Okay. जिस जहाँ पे कुछ डिफॉल्ट ही ना हो। तो पूरी लाइनों का मीनिंग निकालो। इंटरप्रिटेशन का रूल है सिलेक्टिव मत पढ़ो। स्टैंडर्ड शैल मीन कौन सी? सबसे पहले असेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच, टुकड़ा, नो डिफॉल्ट रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इज परसीव्ड, हुआ नहीं है, परसीव्ड की बात हो रही है। परसीव्ड मतलब परसेप्शन, अंदाजा लगाना। अच्छा ओके कि आपको नहीं लगता कि इसके अंदर कोई भी डिफॉल्ट आएगा। अब ये किस बेस पे लगेगा? आप उसकी पास पेमेंट देखोगे कि अरे आदमी तो हर बार पे करता है, तो अगले महीने डिफॉल्ट करेगा कि नहीं? नहीं ना। नहीं एंड विच डज नॉट डिस्क्लोज, क्या डिस्क्लोज नहीं करता? एनी प्रॉब्लम और कैरी मोर देन नॉर्मल रिस्क। तो 3 कंडीशंस होगी। सबसे पहले आपने, ये आदमी रेगुलरली पे कर रहा है हर बार। हाँ अब आप ये ट्रेंड पे जाओगे कि रेगुलरली पे कर रहा है और आगे भी पे करेगा, अनलेस वो आपके पास आके बोलता है कि मेरी नौकरी चली गई है। हाँ तो आप उसको स्टैंडर्ड में डालोगी? यस। अगर वो बोले नौकरी चली गई है मेरी, नौकरी चली गई है तो फिर स्टैंडर्ड थोड़ा मैं मुश्किल नहीं हो डाल जाएगा। सकते, तो ये सेकंड ट्रिगर हो गया। हाँ हम्म? ये वो नॉर्मल रिस्क नहीं है ना। और इसके अंदर नॉर्मल जो लैंडिंग का रिस्क क्या होता है? नॉर्मल रिस्क कि हम दिया शायद वो आदमी पे ना करे। अगर कोई स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस नहीं है तो नॉर्मल रिस्क है बिजनेस का। तो जो इस आदमी को आप किस कंडीशन में डालोगे? स्टैंडर्ड रेगुलर पे स्टैंडर्ड। हाँ तो ये कैसे होता है? आप लिस्ट ऑफ लोन लेके बैठते हो, उनका पास पेमेंट बिहेवियर लेके बैठते हो, और फिर उसके बेस पे आप क्लासिफाई करते हो जो ये रूल्स दिए हैं उनके हिसाब से। तो जो एनबीएफसी का ऑपरेशन का आदमी है वो ये सब करेगा, बांट के देगा या अकाउंट्स वाला करके देगा। स्टैंडर्ड क्लियर हुआ? स्टैंडर्ड क्लियर हुआ। पक्का? हाँ तो इडली सांभर स्टैंडर्ड सेट है क्या?
हाँ वो स्टैंडर्ड एसेट है। पक्का? हाँ अभी आगे की डेफिनेशन देखते हैं, हो सकता है कुछ ट्रिगर हो जाए। अच्छा ठीक है। ये मैं तेरा इंटरेस्ट जगा रहा हूँ इसमें। हाँ चलो। ऐसे ही करो। वो लोन वाला मैं इतना जल्दी कैसे भूल गई। ठीक। सब स्टैंडर्ड सेट। हाँ अब सब हम स्टैंडर्ड चेक एसेट। कर रहे हैं कि इडली सांभर सब स्टैंडर्ड होती है कि नहीं। ठीक है। चलो, सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड एसेट शैल अरे substandard asset shall means an asset which has been classified as non-performing asset for a period not exceeding 18 months. तो सबसे पहली कंडीशन है क्लासिफाइड एज एनपीए फॉर ए Classified पीरियड as NPA. नॉट एक्सीडिंग 18 मंथ। इसका मतलब क्या हो गया 18 month. कि जिस दिन एनपीए डिक्लेयर हुआ उस पीरियड को 1.5 ईयर नहीं हुआ अभी तक। यही मतलब हुआ उसका। हाँ एनपीए डिक्लेयर से 1.5 ईयर के अंदर की जो असेट है वो आगे। An asset where the terms of the agreement regarding interest and or principal have been renegotiate or reschedule or restructured after commencement of operations until the expiry of 1 year of satisfactory performance under the renegotiate or reschedule or restructured terms. ठीक है, बहुत बड़ा लिखा हुआ, छोटा करते हैं। एग्जांपल देता हूँ। राइट मूव में पिच्ची को लोन दिया, पिच्ची ने डिफॉल्ट किया, रिक्वेस्ट किया कि आप मेरी 2 ईएमआई माफ कर दो, मैं बाद में कर दो, मैं आगे से रेगुलर पे करूंगा। अच्छा ये वाला है। तो रीशेड्यूलिंग के लिए रिक्वेस्ट किया। 3 ऑप्शन है, रीड्यूलिंग, रीस्ट्रक्चर और या रीनेगोशिएट। रिनेगोशिएशन। 3 चीजें की आपने डिपेंडिंग अपॉन नेगोशिएट। और आपका मैंने टर्म्स ऑफ पेमेंट चेंज कर दी। अब ये मैंने चेंज करी 1 जनवरी 2021 को। ये कब तक सब स्टैंडर्ड रहेगी? जिस दिन मैंने ये कर दिया आपका सुनो, जिस दिन मैंने आपको ये रिक्वेस्ट की, रीशेड्यूल की, रिस्ट्रक्चर किया या रीनेगोशिएट किया, उस दिन से 1 साल तक अगर आप रेगुलर पे करते हो तभी मैं अपग्रेड करूंगा, नहीं तो तब तक मैं आपको क्या बोलूंगा? सब स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड नहीं है। अब मतलब 1 ईयर का इसका अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल पकड़ता हूँ। इडली सांभर रंगे हाथ पकड़ा जाता है, ठीक है, और वो बोलता है कि सॉरी गलती हो गई, आगे से नहीं करूंगा। तो आप उसको क्या बोलते हो? मैं चेक करूंगी 1 साल तक, अगर दोबारा नहीं पकड़ा गया 1 साल तक तो तभी तेरे को मैं पहले जैसा ट्रीट करूंगी, नहीं तो मेरे लिए तू सब स्टैंडर्ड है। ओके क्लियर? तो यहाँ पे तो इडली सांभर की जगह पे आपका बोरोवर है और पकड़े जाने का मतलब है डिफॉल्ट। और आप क्या इंश्योर कर रहे हो कि वो 1 साल अपना जो भी आपने रीनेगोशिएट किया उसको प्रॉपरली पे करता है, पे करेगा। तब जब तक ये पूरी कंडीशन पूरी नहीं हो जाती तब तक वो आदमी सब स्टैंडर्ड रहेगा। द मोमेंट सब स्टैंडर्ड कब था? जब तक कोई आया नहीं आपके पास अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए। पहले कंडीशन में लिखा ना कि कोई आया नहीं होना चाहिए। अगर वो आ गया अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए कि मेरे को प्रॉब्लम होगी, अब रीनेगोशिएट कर दो, ये कर दो, तो इमीडिएटली आप क्या करोगे? उसको सब स्टैंडर्ड कर दोगे। और कब तक रखोगे? अगर आपने उसको रीनेगोशिएट कर दिया, रीशेड्यूल कर दिया, रीस्ट्रक्चर कर दिया और वो 1 साल तक रेगुलरली पे करता है तो उसको अपग्रेड कर दोगे, अदरवाइज वो सब स्टैंडर्ड रहेगा। अभी याद करो पीछे जब हम लोग पढ़ रहे थे कि उसमें क्या लिखा हुआ था कि कोई भी एसेट अपग्रेड नहीं होगी जब तक, खाली रीशेड्यूलिंग से, जब तक वो जो कंडीशन लिखी है अपग्रेडेशन की वो पूरी ना करे। तो ये इस कंटेक्स्ट में था। ओके कि आपने माफ कर दिया तो उसी दिन से आपके दिमाग में सब पहले जैसा हो जाएगा क्या? नहीं ना? नहीं थोड़े टाइम तो आप वॉच करोगे ना कि एक बार इंसान था बहक गया। चलो आगे बढ़ो। प्रोवाइडेड दैट
The classification of infrastructure loan as a substandard asset shall be in accordance with the provision of paragraph 25 of the direction. ठीक है, तो ये किनके लिए है? इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स के लिए। तो आपकी कंपनी तो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन देती नहीं। नहीं है। जब पैराग्राफ 25 आएगा तब हम उसको देखेंगे। अभी के लिए समझ गए सबस्टैंडर्ड एसेट क्या होती है? हाँ। अच्छी तरह से। स्टैंडर्ड क्या थी? स्टैंडर्ड था असेट जहाँ पे डिफॉल्ट ना हो, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आपके वाला। केस में अभी कौन सी एसेट है? नॉर्मल रिस्क। मेरा किसका? आपके केस में अभी एसेट नॉर्मल है कि सबस्टैंडर्ड? मेरा स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो अभी सब स्टैंडर्ड नहीं हुआ। हाँ, तो अभी हमेशा ध्यान रखते हो ना कि सबस्टैंडर्ड ना हो जाए। हाँ। नजर रखते हो ना, हमेशा दिखाओ, फोन दिखाओ। नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं करती। ठीक है, तो जिस दिन हाथ में देखोगी और आपको पता चल जाएगा कि ये सबस्टैंडर्ड हो गया, तब मैं उसको टाइम दूंगी 1 ईयर। हाँ, क्लियर? हाँ। आगे बढ़ो। डाउटफुल क्या होती है अभी? एक टर्म आगे। हाँ, डाउटफुल क्या होती है? डाउटफुल asset shall means a term loan or lease asset or hire purchase asset or any other asset which remain a substandard asset for a period exceeding 18 months. वो NPA वाला अगर exceed हो गया। अगर सबस्टैंडर्ड जो है आपने एक बार क्लासिफाई किया। और वो 18 महीने से सबस्टैंडर्ड मतलब स्टिल उसका क्लियर नहीं हुआ, पेमेंट है सब बराबर नहीं हो रही है। हाँ। और वो कौन से केस में? टर्म लोन, लीज एसेट और इसमें। तो अभी नेक्स्ट कौन सी आ गई? डाउटफुल एसेट। जो डाउटफुल है, शायद रियलाइज होएंगी, शायद नहीं। जो सबस्टैंडर्ड होने के बाद टर्म लोन, लीज एसेट है, कोई भी एसेट जो सबस्टैंडर्ड रहती है फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 18 मंथ। और जो लेस देन 18 मंथ हो तब तो वो सबस्टैंडर्ड है। एनपीए। एनपीए का मतलब होता है उसमें पेमेंट आनी बंद होगी, एनपीए की डेफिनेशन के हिसाब से। एरियर में चल रहा है वो। ओके। और वो एरियर होने के बाद जब आपने उसको डिक्लेयर कर दिया ये तो एनपीए है, प्रॉपर पेमेंट नहीं करता, और वो 18 मंथ तक रहता है उस स्टेज तक, तब तक तो आप उसको सबस्टैंडर्ड बोलते हो। सबस्टैंडर्ड। लेकिन अगर 18 मंथ से भी ज्यादा है तो वो डाउटफुल हो रहा है। अब आपके मन में भी डर हो रहा है कि ये पैसा देगा कि नहीं। हाँ। क्लियर? क्लियर। और ये जो नीचे का जो प्रोविजन अभी हम लोगों ने पढ़ा वो अपग्रेडेशन का था कि अगर आपने एक बार उसको सबस्टैंडर्ड डिक्लेयर कर दिया 18 महीने तक, अगर उसने अच्छी रीशेड्यूलिंग कर ली, रिनेगोशिएशन कर लिया आपके साथ, तो ये केस है ना, आपने या तो रीशेड्यूलिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो सबस्टैंडर्ड ही रहेगा 18 मंथ तक। और अगर रीशेड्यूलिंग कर ली तो आप उसको 1 साल तक देखोगी। यस। अगर उसने माफी नहीं मांगी तो आप क्या बोलोगी? सबस्टैंडर्ड। माफी मांग ली तो बोले ठीक है मैं चेक करती हूँ, वेट है ना। और फिर वो अगर 18 महीने से ज्यादा भी वही सब चल रहा है, फिर से आपको दिख गया तो डाउटफुल हो गया। क्लियर? क्लियर। चलो अभी लास्ट वाला मीनिंग देखेंगे क्या? लॉस एसेट। Loss asset shall means an asset which has identified as loss asset by the NBFC or its internal or external auditor or by the bank during the inspection of the applicable NBFC to the extent it is not written off by the applicable NBFC. And an asset which is adversely affected by a potential threat of non-recoverability due to either erosion in the value of security or non-availability of security or due to any fraudulent act or omission on the part of the borrower. ठीक है, अब मैं इसको समझाता हूँ इजीली। इजी वे में। इजी मतलब रिलेटेबल वे में। इजी नहीं है वे, तो वो भी उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वो रिलेटेबल है। ठीक है, ये सब चल रहा था। अब किसी ने बोल दिया भैया ये जो तुम्हारा इडली सांभर है, वो एनबीएफसी कौन है? मैं। ठीक है, पता है तेरे को। इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर कौन है? सिस्टर। आप बन जाओ। और एक्सटर्नल ऑडिटर फ्रेंड। अच्छा। ये लोग क्या बोलेंगे तेरे को?
और बाय द बैंक ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन ऑफ द एप्लीकेबल एनबीएफसी। मम्मी, ये पेरेंट्स है। पेरेंट्स, हाँ टू द एक्सटेंट इट इज नॉट के कब होगी, अगर तू ऑलरेडी एप्लीकेबल एनबीएफसी ने ऑलरेडी राइट ऑफ कर चुकी है तब तो खत्म ही हो गया हाँ मैटर कि मम्मी ये तो हाँ छोड़ दो, अभी तो बदल गया, अभी आजकल मैं परोठे खा रही हूँ। ठीक है, तो ठीक है। एक पहली कंडीशन है लॉस एसेट वो एसेट है जो आइडेंटिफाई की एनबीएफसी कंपनी खुद ने या उसके हाँ इंटरनल ऑडिटर ने या उसके एक्सटर्नल स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने कि भैया ये जो एक्सटर्नल एसेट है ऑडिटर। हाँ इससे अब आपको कुछ नहीं मिलेगा, लॉस हो गया है पैसा आपका। या फिर रिजर्व हाँ बैंक ऑफ इंडिया की इंस्पेक्शन में उन लोगों ने बोला कि ये एसेट आपकी लॉस एसेट है। हाँ ये हटा दो नहीं तो लोग हम्म इसका अलग इंटरप्रिटेशन ले जाएंगे। हाँ 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 पर ये क्लियर हुआ आपको लॉस एसेट में कौन कौन बोलेगा? हाँ या ये तो लोग या बोलेंगे आप खुद इंटरनल एक्सटर्नल बैंक। आपके केस में हम्म आपकी कंपनी बोल सकती है, हाँ आपकी हाँ मैनेजमेंट मतलब आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोल सकता है कि भैया ये तो गई इन्वेस्टमेंट, इसमें कुछ नहीं मिलने वाला। हम्म। हाँ, फिर आपके जो इंटरनल ऑडिटर हैं या स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैं वो बोल सकते हैं। हम्म या इंस्पेक्शन हुई और आरबीआई ने बोला भैया ये जो आदमी है आपने जिससे RBI। रिकवरी दिखाई है ये आदमी तो छोड़ चुका है देश। अच्छा हम्म, गया टाटा बाय हाँ बाय। ठीक है, हाँ मतलब उसकी ऑलरेडी शादी हो गई है, हाँ ऐसा आपको पता चल गया तो आपको लॉस एसेट हो गया ना वो। हाँ। चलो आगे बी में बोलो। An asset which is adversely affected by a potential threat of non-recoverability due to either erosion in the value of security or non-availability of security or due to any fraudulent act or omission on the part of borrower। ठीक है, अब नॉन रिकवरेबिलिटी, अब लोन दिए हुए आपने, लोन कई रीजन से नहीं रिकवर हो सकते क्या? एक है इरोजन इन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, ये थे शेयर्स जिस टाइम दिए थे 100 रुपए का था, आज 1 रुपए का रह गया, तो चांस है आपके पैसे रिकवर होने का। नहीं। या नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी, आपने कार पे लोन दिया था और कार गिर गई, कार हाँ इन खाई, हाँ तो कार गई। ठीक है, और ड्यू टू fraudulent। और एक्ट और ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ द बोरोवर। बराबर। ठीक है, अभी 4 कैटेगरी थी अपनी, हाँ। एक सांस में बता दो क्या क्या कैटेगरी है और क्या कह रहा था सेट क्लासिफिकेशन। स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस। स्टैंडर्ड मतलब हाँ जहाँ पे डिफॉल्ट नहीं रहता पेमेंट ऑफ, मतलब वो बैंक वाला सब प्रिजर्व करेगा कि अब तक ईएमआई आया है ना तो नेक्स्ट मंथ भी आ जाएगा, और जब तक नॉर्मल रिस्क है तो। हाँ और सब स्टैंडर्ड, हाँ सब स्टैंडर्ड मतलब जब वो नॉन परफॉर्मिंग असेट डिक्लेयर हो जाती है और उस दिन से लेस देन 18 मंथ है तो सब स्टैंडर्ड। और सेकंड पार्ट हुआ था 1 ईयर वाला, वो अपग्रेडेशन का क्या था कि अगर वो रीशेड्यूलिंग पे आता। हाँ वही सेकंड वाला पार्ट, तो वही रीशेड्यूल, रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्नाइजेशन नहीं, रीनेगोशिएशन, हाँ रीशेड्यूल, रिस्ट्रक्चर, नेगोशिएशन, हाँ वही। तो ये सब होने के बाद 1 ईयर तक देखेंगे, अगर 1 ईयर तक ठीक है तो उसको हम अपडेट कर देंगे, नहीं तो तब तक सब स्टैंडर्ड ही होगा। और डाउटफुल एसेट मतलब वो जो एनपीए है ना वो एक्सीड कर गया 18 मंथ, मतलब सब स्टैंडर्ड एक्सीड कर गया 18 मंथ तो डाउटफुल एसेट। लॉस एसेट वो होगा कि जब हम लोग ही, हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या तो इंटरनल स्टैट्यूटरी ऑडिटर या तो बैंक आके बोल दे कि ये तो गया, टाटा बाय बाय हो गया, तो वो लॉस हो जाएगा। और सेकेंडली क्या था, सिक्योरिटी ड्यू, हाँ सिक्योरिटी, लाइक ड्यू टू इरोजन ऑफ वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी हो गया, लाइक पहले 100 था 1 हो गया, या तो जिस सिक्योरिटी पे हमने लोन दिया था वो असेट ही नहीं रही, चले गया, या तो फिर बोरोवर ने कुछ फ्रॉड किया। क्लियर है, याद रहेगा हमेशा। हाँ याद रहेगा। अब ये कहाँ दिखती है क्लासिफिकेशन? ये क्लासिफिकेशन आपकी बैलेंस शीट में दिखते है।
तो अपनी बैलेंस शीट देखोगी और जिसमें लैंडिंग होगी तो उस कंपनी में आपको ये दिखेंगी 4 कैटेगरी। ओके, क्लियर? फिर क्लियर। क्लियर क्लियर। 248 पेज है, कब तक खत्म हो गए? पता नहीं। अच्छा, अभी यहाँ पे बात हो रही है एनपीए। एनपीए तो एनपीए क्या होता है? हाँ, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट referred to in this direction as NPA shall means an asset in respect of which interest has remained overdue for a period of 6 months or more. A term loan inclusive of unpaid interest when the installment is overdue for a period of 6 months or more, or on which interest amount remained overdue for a period of 6 months or more. Demand or call loan which remained overdue for overdue period 6 months or more from the date of demand or call, or on which interest amount remained overdue for a period of 6 months or more. Bill which remain overdue for a period of 6 months or more. Interest in respect of debt or income on receivable under head other current asset in the nature of short-term loan advance which facility remained overdue for a period of 6 months or more. Any dues on account of sale of assets or services rendered or reimbursement of expenses incurred which remained overdue for a period of 6 months or more. Lease rent or hire purchase installment be overdue 12 months or more. Loan advance or other credit facility वो भी balance outstanding under the credit facility made available for the same borrower beneficiary when any of above credit facility became non-performing asset. ये कब बन जाएगा? Provided that in the case of lease and hire purchase transaction, an applicable NBFC shall classify each such account on the basis of record of recovery. कितना बड़ा ही है? जितना भी है, लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। हाँ. अगर आप ध्यान से देखोगे, वो सेट हो गया ना एनपीए। एनपीए में कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ओके, अभी मैं सिर्फ कुछ कलर कर रहा हूँ, आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा। एनपीए मीन्स एन एसेट ओवरड्यू 6 मंथ और मोर। ठीक है, और क्या? इंटरेस्ट। एसेट के केस में इंटरेस्ट ओवरड्यू है 6 मंथ से ज्यादा तो बन गई वो एनपीए। टर्म लोन के टर्म लोन इंक्लूसिव में जब इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू हो जाएगी और इंटरेस्ट कौन से पीरियड के लिए? 6 मंथ मोर। ठीक है, तो टर्म लोन का केस हो गया इनकम। अच्छा, असेट का केस है तो इंटरेस्ट, टर्म लोन है तो इंस्टॉलमेंट। मैं इसलिए बोला ये सब ऐसे चलेगा। ये सिर्फ मैं इधर हेडिंग दे रहा हूँ और आगे वो क्या ओवरड्यू हो गया जिससे आप क्लासिफाई करती हो। टर्म लोन। अगला क्या? डिमांड और कॉल लोन। डिमांड और कॉल। तो इतने टाइप की एसेट्स हो सकती है ना एक एनबीएफसी में, इतने टाइप के लोन हो सकते हैं। तो इस केस में विच दैट मींस लोन 6 मंथ। कब से? डेट ऑफ डिमांड। डिमांड और कॉल। और इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। क्लियर? बिल के केस में तो बिल ही ओवरड्यू हो गया 6 मंथ और मोर। ठीक है, बिल 6 मंथ।
राइट. इंटरेस्ट in Debt. respect of debt or income on receivable. कहाँ पे? करंट असेट्स में. Current asset में. कौन सी? Short term loan advance. राइट. कितना टाइम? 6 month or more. अभी तक सब 6 मंथ चल रहा है. हाँ. Lease पे I think ठीक 12 है. month है. ड्यूज ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ असेट और सर्विस Sale of asset. और एक्सपेंसेस इनकर्ड. यहाँ तक. अच्छा. कितना टाइम? 6 months or 6 more. मंथ्स. ओके. फिर लीज रेंटल एंड इंस्टॉलमेंट्स. 12 month. फिर इसको छोड़ के अदर लोन एंड एडवांसेस और क्रेडिट फैसिलिटीज टू दी सेम बोरोवर. अब ये जो लोन दिए थे उसी आदमी को कुछ और दिया हुआ है आपने. अच्छा. तो वो भी जिस क्राइटेरिया में वो किया उसको भी उसी क्राइटेरिया में डाल देने का. डाल देने का. ठीक है. समझे क्या फंडा? समझी. आपने मेरे से हायर परचेज लोन भी लिया और पर्सनल लोन भी लिया. पर्सनल लोन पे डिफॉल्ट कर रहे हो. हाँ. हाँ. तो अगर वो एनपीए बन गई तो उसको भी एनपीए में डालना है. ओके. और लीजर में ईच सच अकाउंट ऑन इट्स रिकवरी रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी ऐसा लिखा हुआ था. कि लीज और हायर परचेज के जब आप वसूली होगी उसमें क्या रिकवरी का रिकॉर्ड, आप कितना रिकवर कर पाओगे उसके हिसाब से आप उसको एनपीए ट्रीट करोगे. ओके. तो प्रोसेस क्या चला? सबसे पहले आपको एनपीए क्लासिफाई करना था. अगर कोई भी कंडीशन आज आपको 6 महीने से लोन नहीं आ रहा तो आप उसको एनपीए बनाओगी और उसके 18 महीने तक. हाँ. और उसके 18 महीने तक भी नहीं आ रहा वो एनपीए रह गया. हाँ. मतलब 6 महीने का ही क्राइटेरिया चले जा रहा है उसको. अगले महीने भी एनपीए था उसमें 6 महीने का ड्यू था, फिर अगले महीने भी 6 महीने का ड्यू था. चाहे वो हर बार पेमेंट कर रहा लेकिन फिर भी 6 महीने का आउटस्टैंडिंग चल रहा है उसका कंटिन्यूटी में. तो वो क्या बन गया? एनपीए. और वैसी कंडीशन 18 मंथ तक रह गई तो सब स्टैंडर्ड. 18 के मंथ से ज्यादा भी चल रहा है एक अकाउंट में तो डाउटफुल. और बाद में पता चला कि वो आदमी देश छोड़ के भाग गया है या किसी ने पॉइंट आउट कर दिया कि इससे नहीं आएगा तो वो लॉस सेट हो गई. क्लियर है क्या? एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट. ऐसी एसेट जो परफॉर्म नहीं कर रही. परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए? रेगुलर होना चाहिए इंटरेस्ट और पेमेंट इंस्टॉलमेंट देने के लिए. क्लियर? हेलो. हाँ. हेलो. क्लियर है क्या? हाँ क्लियर है. चलो क्लोज करूं. नींद आ रही है क्या? नहीं. स्टॉप शेयर. रीज्वाइन करो.